हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। आपकी इसी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आज हम यहाँ पे आरआरबी पीओ के रीजनिंग सेक्शन का 2023 का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी को पता है, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो ये सभी आपको आज के इस वीडियो से पता चल जाएगा और आप ये भी देख पाओगे कि अभी आप कहां पर स्टैंड करते हो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होते हैं, ठीक है, तो एनालाइज करिए खुद को और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करिए, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पे हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे 2021 से लेकर विद आंसर कीज। तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे बैठकर, और ये ई बुक आपको अवेलेबल होगी। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे आप इजीली वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आपके सामने एक क्वेश्चन है अरेंजमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट का। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। कहां फेस कर रहे हैं? सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और लोगों का जो नंबर है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, राइट। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली अरेंजमेंट आ गई। देखो हम कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। Information about only a few of them is known. कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता है। 9 persons sitting between P and Q. T sits at one of the end of the row. अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत जरूरी है, बट स्टिल अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 1 person sit between Q and S sit between exactly between P and Q. अब यहां से हम T से स्टार्ट करेंगे, फिर हम Q को रखेंगे, ठीक है। तो T आपका एक बार इस एंड पे आ सकता है और टी एक बार आपका इस एंड पे भी आ सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे टी को रखेंगे और टी और क्यू के बीच में आपके पास एक पर्सन है। टी और क्यू के बीच में एक पर्सन है, राइट। ये लिखा हुआ था अभी तक। क्यू और पी के बीच में 9%, तो ऑब्वियसली हम इधर को ही बनाएंगे अब। तो 9% काउंट करके बना लो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपका पी आ जाएगा। अब कह रहा है एस जो है एग्जैक्टली इनके बीच में बैठा है। एस जो है एग्जैक्टली बीच में बैठा है, इसका मतलब एस यहां कहीं आएगा। देखो 4 क्यू और एस के बीच में है, 4 एस और पी के बीच में है। उसी तरीके से एस यहां आएगा, 4 पी और एस के बीच में है, 4 आपके क्यू और एस के बीच में है, राइट। तो एग्जैक्ट मिड हो चुका है। अब देखो 2 पर्सन रहते हैं आर और एस के बीच में। अब आर और एस के बीच में 2 पर्सन, आप किधर भी साइड बना सकते हो आर को, तो इसको साइड में अभी रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 पर्सन है आर और यू के बीच में। आर और यू के बीच में हमारे पास कितने पर्सन है? 4 पर्सन है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? हमारे पास ये आता है कि हम कैसे रखेंगे इनको। फिर भी थोड़ा सा रीड कर लो। U जो है वो P के राइट साइड को होगा, U जो है वो P के राइट डायरेक्शन को होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सपोज एक एक करके हम चेक कर लेते हैं, राइट। हम चेक करेंगे। सपोज मैंने R यहाँ रखा और R और U के बीच में 4 पर्सन लेकर U यहाँ आ जाएगा, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हम R को यहाँ नहीं रख सकते, ओके क्योंकि उधर के साइड तो नहीं रख सकते, वो तो एंड हो चुका है। इधर के साइड ये एंड है टी का, राइट। तो यू यहाँ आर यहाँ पे गलत है। अब अगर मैंने आर को यहाँ पे रखा तो यू को मैं राइट डायरेक्शन में रख सकती हूँ, ठीक है। पी की राइट डायरेक्शन में यू है कहीं ना कहीं। अब आपको पता है यहां से हम आर को रखेंगे तो आर और यू के बीच में कितने हो गए? 4 पर्सन यहां पर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बनाऊं तो इस साइड को U आना चाहिए। अब अगर मैंने R को यहां पे रखा तो अगर मैं इधर को U रखूं तो भी राइट को ही आएगा U, राइट। और अगर मैं R को यहां रखूं तो भी राइट को आ सकता है। तो मेरे पास 2 पोजीशन हो गई है R के लिए और उसी हिसाब से U के लिए भी। तो अभी वेट कर लो, जरूरी नहीं है नेक्स्ट केस बनाना, फिर भी हम थोड़ा सा रुकेंगे। मोर देन 6 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड U। Q और U के बीच में 6 लोगों से ज्यादा लोग बैठे होंगे, ठीक है। तो Q और U के बीच में मोर देन 6। अब U और Q के बीच में आपको मोर देन 6 मिल गया। अब इसमें चेक करो,
इसका मतलब आपके पास देखो, अगर मैंने आर यहां रखा, सपोज आर यहां रखा, तो यू को मुझे यहां रखना चाहिए। आपको क्यू और यू के बीच में 6 से ज्यादा लोग दिख रहे हैं क्या? नहीं, तो यू आपका यहां नहीं आ सकता और इसका मतलब आर यहां नहीं आ सकता। अब मैं ऐसा करती हूं, आर को दूसरी पोजीशन पे रख के देखते हैं, राइट। आर को दूसरी यहां पोजीशन पे रखो। अब आप चेक करो तो 1 2 3 4 और यहां पे यू आ जाएगा। तो आर क्यू और यू के बीच में अगेन काउंट करो तो आपको 6% दिख रहे हैं। कितने परसेंट दिख रहे हैं? 6। बट कहा गया है इट शुड बी मोर देन 6। मोर देन 6 मतलब 6 नहीं, 6 से ज्यादा, 7 8 9 सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, यू और उस क्यू के बीच में 6% हो गए। तो हमारे पास ये वाला केस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है, राइट। तो अब आपके पास ऊपर एक ही केस बचा है, सिंपल। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ एस। कह रहा है एस की राइट में जितने भी लोग हैं उससे 2 मोर हैं। कहां? क्यू और यू के बीच में। अब एस की राइट में तो सर्टेन नहीं है चीजें, बट क्यू और यू के बीच में तो सर्टेन है, मतलब फिक्स्ड है। तो हम क्यू और यू के बीच में काउंट कर लेते हैं, उसके हिसाब से एस की राइट डायरेक्शन में हम रखेंगे। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12%। कितने हो गए? 1 सेकेंड, 3 4 8 और 4, 12% हो गए। यहां पे हमारे पास कितने परसेंट हो गए? 12% हो गए इन दोनों के बीच में। ठीक है, ओके। अब यहां पे 12 है, इसका मतलब एस की राइट साइड को 10% होने चाहिए। एस की राइट साइड को सिर्फ 10% होने चाहिए। तो 1 2 3 4 8 तो हो गए, तो आपको 2% और ऐड करने हैं। कितने परसेंट? 2 और ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो ये हमारे पास पूरे नंबर ऑफ पर्सन आ चुका है। तो कितने टोटल पर्सन बैठ रखे हैं यहाँ पे देख लो, 3 6, ठीक है, 9 12 16 और 18। टोटल कितने पर्सन हो गए आपके? 18% हो गए हैं। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं यहां से। Who among the following is true? Sorry, which among the following is true? क्या यूज थर्ड टू लेफ्ट बैठा है पी के? देख लो आप, थर्ड टू लेफ्ट है पी के? नहीं, ये राइट है। नेक्स्ट देखोगे, 3% क्या क्यू और एस के बीच में बैठे हैं? क्यू और एस के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, ये भी गलत है। टी सिट्स एट राइट एंड, नहीं, लेफ्ट एंड पे दिख रहा है। क्यू सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ये भी गलत है। ओनली 1% है आर और पी के बीच में, इसको देख लो, आर और पी के बीच में एक ही पर्सन दिख रहा है। यस, एक ही पर्सन दिख रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनाएगा। तो ई ऑप्शन इज द राइट वन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी? एस की पोजीशन देखिए पी के रेस्पेक्ट में। तो एस की जब पोजीशन हम देखेंगे पी के रेस्पेक्ट में, 5th टू द लेफ्ट है। कहां है? 5th टू द लेफ्ट। तो हम देखते हैं 5th टू द लेफ्ट। नेक्स्ट देखो, हु सिट्स 11th फ्रॉम लेफ्ट? 11th कौन बैठा है लेफ्ट डायरेक्शन से? तो देख लेते हैं, 3 3 6 और 5, आर बैठा हुआ है, तो आंसर विल बी आर। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग? कितने पर्सन बैठे हैं इस रो के अंदर? तो 18% आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आई होप आपने इसको रीड किया होगा। सिलॉक्स का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। ऑल एप्पल्स आर प्लम, ऑल एप्पल्स आर प्लम, ओनली अ फ्यू प्लम्स आर ऑरेंजेस। तो यहाँ पे ओनली अ फ्यू का डायग्राम बना दो। नो ऑरेंजेस मैंगो, कोई भी ऑरेंज आपका मैंगो नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सम एप्पल आर ऑरेंज, कुछ एप्पल क्या है आपके? ऑरेंज है। तो क्या आपको इनका डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, तो कंफर्म रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सम प्लम्स आर नॉट मैंगो, कुछ प्लम्स मैंगो नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये पार्ट जो है इसके साथ नो का रिलेशन सम नॉट है, बट ये वाला पार्ट क्या है? इसके अंदर कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि P और O के बीच में जो पार्ट है वो आपका ये सर्कल के पूरे अंदर दिख रहा है आपको,
राइट। तो ऑरेंज जो आपका रिलेशन दिखाएगा वही रिलेशन ये वाला पार्ट भी आपका मैंगो के साथ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो अगर नो ऑरेंज मैंगो है तो ये वाला पार्ट भी नो का ही रिलेशन दिखाएगा। तो हमें पता चल गया कि सम पार्ट ऑफ पी इज नॉट मैंगो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको एक बार देखिए। लेट्स सी, ऑल स्कूल्स आर क्लासेस। नेक्स्ट, ऑल क्लासेस आर टीचर्स एंड नो टीचर, तो ये स्कूल्स था एंड नो टीचर इज स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पे आगे देखो, सम स्कूल्स आर टीचर, तो स्कूल सारा टीचर के अंदर ही है, तो इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन ट्रू रहेगा। सम स्टूडेंट्स कैन बी क्लासेस, सम स्टूडेंट कैन बी क्लास। देखो स्टूडेंट का अगर टीचर से नो का रिलेशन है, बाउंड्री से नो का रिलेशन है, तो अंदर के सारे कंपोनेंट से भी उसका नो का ही रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो यहां पे सम स्टूडेंट्स कैन बी क्लासेस, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओनली फर्स्ट ही ट्रू रहेगा। ओके, चलिए आगे चलें। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। Only a few buses are cars. Only a few buses are car का हम डायग्राम बना देंगे। Next is all car are ships. All car are ships. And only ship is bike. तो ये क्या है, बस है। And only ship is bike का मतलब बाइक इसके अंदर आ गया, बट ओनली के रिलेशन से। अब हम देखते हैं क्या क्या बन सकता है। सम बसेज आर शिप, कुछ बस शिप दिख रही हैं, बिल्कुल। शिप और बस के बीच में ये पार्ट कॉमन दिख रहा है, यस। सम बाइक आर नॉट कार, अब देखो बाइक का आपको पता है हमेशा हर किसी से, शिप के अलावा हर किसी से नेगेटिव ही रिलेशन रहेगा। तो जब किसी के बीच में नो का रिलेशन ट्रू रहता है तो हमेशा सम नॉट भी ट्रू ही रहता है, याद रखना। नो इज, इफ देयर इज नो रिलेशन देन सम नॉट विल बी ऑलवेज देयर, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ओके, लेट्स सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको देखिए, रीड करिए एक बार। लेट्स सी, 8 पर्सन है हमारे पास, ठीक है, वर बॉर्न ऑन सेम डेट एंड सेम मंथ ऑफ डिफरेंट ईयर। ये हमारा ईयर बेस्ड आपका पजल है। अब ईयर के साथ आपकी यहाँ पे एज भी कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले हम ये सीख लेंगे कि जो आपकी एजेस हैं वो कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे हमको टेबल बनाना है। तो जैसे हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे तो आपका टेबल जो बनेगा वो ईयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो जैसे हमारा सबसे पहला ईयर हो गया 1961, ठीक है, फिर 1966, फिर 69, फिर 72, 77, 79 और 85 और लास्ट में क्या है 94 है। तो इसको थोड़ा नीचे ही बना लेते हैं, फिर रहने दो, चलो ठीक है। कितना हो गया ये 94 हो गया। ओके, तो इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास सारे पर्सन हमने रख लिए तो ये इसको मैं पूरा कर देती हूं, ठीक है। अब आपके जो एजेस होगी वो 2021 का बेस ईयर से कैलकुलेट हो रही है। इट मींस आपका जो हर किसी की एज होगी 2021 तक कैलकुलेट होगी। तो हम कैसे इजीली कैलकुलेट करेंगे, देखो 94 से 2000 बनने के लिए 6 चाहिए हमें, और तो 6 + 21 27 इसकी एज हो जाएगी, राइट। अभी 85 और यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, राइट। और आपको ज्यादा नहीं आ रहा समझ में तो आप सिंपली माइनस कर दो। कभी अगर मान लो भूल गए तो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज आती है। और नहीं तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहां पे से ऊपर चलते हैं। अब 94 से 5 तक जाने में आपके पास 9 माइनस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे 9 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 36। यहां से यहां जाने में -6 हो रहा है, तो यहाँ पे +6 कर दो, 42 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें हम, यहाँ पे आपका कितना हो रहा है -2 हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे +2 कर दो। अगर यहाँ पे -5 हो रहा है तो यहाँ आप क्या करोगे +5 कर दो, राइट। तो ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते रहिए। और ये हो जाएगा 52, ये वाला हमारा -3 तो 55 और ये हमारा हो जाएगा 60, राइट।
चलो अब यहां से हमने क्या कर दिया, एज कैलकुलेट कर दी, ये हमारे ईयर हो गए हैं और हम यहां से अब आगे चलते हैं। क्या क्या कहा गया है, 2 persons were born between the one who was born in an even number year and f। मतलब कोई भी इनमें से एक इवन नंबर ईयर की बात हो रही है, ना कि एज की बात हो रही है। इवन ईयर आपका एक ये है, एक इवन ईयर ये है और एक इवन ईयर ये है आपका। तो इसका मतलब सपोज मैं आपको समझा देती हूँ क्या कहा गया है कि जो ये पर्सन यहाँ पे है कोई भी, उसके और एफ के बीच में 2 लोग हैं, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एफ को रखेंगे। और who was born immediately before B, जो F है वो immediate before B born हुआ है। The number of persons born before B is same as the number of person born after H। अब यहाँ पे born before B और equal to born after H, ये equal आपका सिमेट्रिक डायग्राम है, तो आप इसको before बी पढ़ सकते हो, आफ्टर बी पढ़ सकते हो, बिफोर एच भी पढ़ सकते हो, आफ्टर एच भी पढ़ सकते हो, सिमेट्रिक। ठीक है, सिंपल इक्वल का साइन अगर बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें एफ और बी को रखना ही पड़ेगा क्योंकि आगे की सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही जा रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो, सपोज मैंने यहाँ पे कोई पर्सन बिठाया, तो जो इवन ईयर वाला था और एफ के बीच में 2 पर्सन यहाँ पे आ गए। सपोज वो पर्सन नेक्स्ट केस में अगर मैं बनाऊं तो वो पर्सन यहां पर है, तो एफ दोनों जगह आ सकता है। एफ यहां पे ऊपर की साइड भी आ सकता है, एफ यहां पे नीचे की डायरेक्शन में यहां पर भी आ सकता है। गॉट इट। एंड लास्ट केस में अगर मैं देखूं, अगर मैंने उस पर्सन को इस वाले ईयर में बिठाया, जो भी है हमें नहीं पता, तो उसके और एफ के बीच में यहां पे 2 पर्सन हो गए। ठीक है, एफ जो है वो इमीडिएट बिफोर रहता बॉर्न हुआ है बी के, तो हम हर केस में यहाँ पे बना सकते हैं। तो या तो हम चारों केस बना दें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है तो ज्यादा हमें टाइम तो नहीं लगेगा, राइट। बट क्या करें, चलो यहाँ पे अगर आपने देखो, एक बार एफ को यहां रख लेते हैं, एक बार यहां रख लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में मैं एक बार यहां रख रही हूं एफ को, ठीक है, और दूसरे यहाँ पे रख देते हैं कि ये पर्सन यहीं बॉर्न हुआ था और उसके और एफ के बीच में। एफ इमीडिएट ऊपर है बी के, इमीडिएट ऊपर है बी के, जितने बी के नीचे होंगे उतने ही एच के ऊपर होंगे, तो एच यहाँ आ जाएगा। बी के ऊपर देखो 1 है तो एच यहाँ आ जाएगा। बी के नीचे देखो 2 हैं, जहां आपको आसान लगता है रीड करना, जिस डायरेक्शन में, नीचे ऊपर कहीं भी, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे एच आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा The difference between the ages of A and G is 5 और 3 पर्सन रहते हैं G और F के बीच में। तो G और F के बीच में 3 पर्सन बॉर्न हुए हैं, तो F ये रहा, तो 1 2 3 G आपका यहाँ आ जाएगा, राइट। और F आपका ये रहा, तो 1 2 3 पर्सन G आपका यहाँ आ जाएगा। F आपका ये है तो 1 2 3 पर्सन G यहाँ आ जाएगा और G आपका यहाँ आ जाएगा। सिंपली हमने हर केस में बना दिया क्योंकि कहीं पे नीचे नहीं आ सकता, कहीं पे ऊपर नहीं आ सकता जी। ठीक है, अब हम ए को बनाएंगे। यहाँ पे से कहा गया है ए और जी के एज डिफरेंस सिर्फ 5 साल का है, तो यहाँ पे अगर 60 साल का जी है तो ये 55 का कौन होगा, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ए आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, जी अगर 44 का है तो 44 -5 भी कर सकते हो, 44 +5 भी कर सकते हो। हमें नहीं पता ना कि जी और ए में बड़ा कौन है, तो यहाँ पे -5 करेंगे तो 39 तो कहीं नहीं है, बट 49 है +5 करके, तो हमारे पास यहाँ पे ए आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, जी आपका यहाँ तो ए यहाँ आ जाएगा, और ये तो सेम ही बन रहे हैं, तो इस केस को हटा ही दो यहाँ से क्योंकि हमारा ये केस सेम ही बन रहा है, कोई जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जी आपका 52 है तो 52 -5 तो 47 होता है जो कि प्रेजेंट नहीं है, और 52 +5 जो कि 57 होता है वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये केस भी आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये केस भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, ये दोनों चीजें बची हैं अभी। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं, सी वॉज नॉट बोर्न इन इवन ईयर एंड वॉज बोर्न आफ्टर डी। सी जो है वो डी के बाद में बोर्न हुआ है और वो एक ऑड ईयर में बोर्न हुआ है। साथ ही ई वॉज नॉट बोर्न इमीडिएट आफ्टर सी भी दिया गया। चलो ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ पे सी जो है वो ऑड ईयर, ये इवन है तो सी आपका ऑड ईयर सिर्फ यहीं आ सकता है, वो डी के बाद पैदा हुआ है, और वो सी के इमीडिएट नीचे सिर्फ एक ही पोजीशन बची है, तो वो ई के लिए ही पोजीशन बची हुई है। बट यहाँ
यहाँ कहा कि ए जो है वो इमीडिएट आफ्टर सी नहीं होगा, राइट, तो कैंसिल आउट। अब यहाँ पे उसने कहा कि सी जो है आपका ऑड ईयर में होगा। अब ये भी ऑड है, बट यहाँ पे आपके पास सी आ जाएगा तो डी के लिए जगह नहीं होगी। तो हमारे पास क्या चांस हुई, हमारे पास हुई कि सी को हम यहीं पे बिठाएं, डी को हम आराम से यहां रख पाएंगे, ठीक है, और ई के लिए यही जगह खाली बच गई है। अब इजीली हम देख सकते हैं कि इमीडिएट आफ्टर नहीं आ रहा है, राइट, तो हमारे पास ये पूरा आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज द करेक्ट केस। आगे इसमें क्वेश्चन पार्ट पे चलते हैं। Which of the following pair of the person's name and birth doesn't form a group? इनमें से कौन सा एक ग्रुप नहीं या फिर कॉम्बिनेशन सही नहीं है? तो जी है 77 ईयर में, ये ठीक है। सी आपका 79 में है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये दोनों तो ठीक है। नेक्स्ट देखो बी 66 में है क्या? बी आपका 66 में ठीक दिख रहा है। ई 61 में है, बिल्कुल भी नहीं, ई 61 में नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चले, एच कौन से ईयर में बॉर्न हुआ है? तो एच आपका यहां पर 1985 में बॉर्न हुआ है, तो 85 आपका आ गया, ओके। नेक्स्ट देखो ए और बी, देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इतने ही इजी, आपको बस मेन हार्ड वर्क करना है, पजल और सिटिंग, मतलब जो आपका पैराग्राफ है उसे सॉल्व करते हुए, ठीक है, क्वेश्चन आपके इजी ही रहेंगे। तो कितने ए और बी के बीच में पर्सन है? तो आपके पास एक पर्सन है, 1 पर्सन, ठीक है, तो 1। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द एज डिफरेंस सी और एफ का? सी आपका 42 ईयर का है, एफ आपका 60 ईयर का है, तो आई थिंक 18 आएगा। 60 माइनस 42, ये एफ की एज है और ये सी की एज है, तो कितना आ जाएगा? 82। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन 69 में बॉर्न हुआ है, तो आपके पास डी बॉर्न हुआ है 69 में, तो आंसर विल बी ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इजी। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी स्किप करने की गलती मत करिएगा एग्जाम में, ओके। चलो अब हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम करेंगे यहां पर देखो बैंकिंग इज गुड, तो हम हर सेंटेंस को फटाफट से लिख लेंगे। तो बैंकिंग इज गुड, बिजनेस, तो छोटा छोटा ही लिखना है जिससे हमें बस समझ में आ जाए कि ये वाला वर्ड है, ये वर्ल्ड एक नया वर्ड है तो हम साइड में लिख रहे हैं, नीड भी एक नया वर्ड है, साइड में लिख रहे हैं, बैंकिंग पुराना रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हमने ऐसा एक मार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे से नेक्स्ट देख लो, आपके पास गुड बिजनेस इज आर्ट, तो गुड रिपीट हो रहा है, बिजनेस रिपीट हो रहा है, इज रिपीट हो रहा है और आर्ट एक नया वर्ड दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे देखें, वर्ल्ड इज अ बुक, वर्ल्ड इज अ बुक, वर्ल्ड इज अ नया है और बुक आपका कहीं पे भी नहीं है, तो बुक भी एक नया वर्ड आया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, तो यहाँ पे अ रिपीट हो रहा है, हैव नया वर्ड है, गुड आपका यहां से रिपीट हो रहा है और डे भी नया वर्ड है, तो हमने जो रिपीट हुए उनके नीचे ऐसे मार्क कर दिए और जो नए वर्ड बनते जा रहे हैं उनको हमने ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे से जब हम आगे जाएंगे ना, जब हम आगे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है उसको हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे गुड और इज 3 बार रिपीट हुआ है, तो पहले हम गुड और इज का फाइंड आउट करेंगे। देखो अलग अलग स्टेटमेंट्स में वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो इज है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है, ये आपकी फोर्थ है, ये आपकी फिफ्थ स्टेटमेंट है जो ऊपर थी, राइट। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में इज रिपीट हुआ है, तो आप देखोगे भी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में देखेंगे तो आपके पास क्या रिपीट हो रहा है, सा नहीं, एस ए नहीं, पी ए रिपीट हो रहा है। देखो पी ए पी नहीं, पी ए नहीं रिपीट हो रहा है, सेकंड में देख नहीं, थर्ड में देखना है, थर्ड और फोर्थ में, 1 सेकेंड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में, तो हाँ पी ए एंड पी ए ही रिपीट हो रहा है, तो पी ए आपका इसका कोड हो गया। अब गुड का फाइंड आउट करो पहले, फिर गुड आपका फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ में रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ में आप देखो इसमें इसमें और इसमें, तो आई थिंक यहाँ पे एस ए फर्स्ट और थर्ड में है सिर्फ, डी एच ए नहीं, आर ई और आर ई तीनों में रिपीट हो रहा है, तो आर ई कोड हो जाएगा इसका। अब आओ आगे जो 2 रिपीट हो रहे हैं, बैंक का आपका फर्स्ट एंड सेकंड में रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में डी एच ए आपका इसका हो गया, एंड बस बिजनेस का क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट एंड थर्ड में एस ए और एस ए रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एस ए हो गया, ओके। चलिए
आगे चले, वर्ल्ड आपका रिपीट हो रहा है सेकंड और फोर्थ में, तो सेकंड और फोर्थ में जाओ सिर्फ इन दोनों में, तो आपके पास क्या दिख रहा है, एम ए एंड एम ए आपका रिपीट हो रहा है, एम ए आपका। अब एग्जाम में आपके पास ऐसे पेन तो नहीं चला सकते आप सिस्टम पे, याद रखना इस पे ऐसे ही करना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप यहाँ पे बाकी चीजें भी लिखो, आपको देखना है यहाँ पे से रिपीटेशन, और बस ये याद रखना कि कौन सा आप यहाँ पे लिख चुके हो, मेंशन कर चुके हो, जब मेंशन कर चुके हो वो तो वहां पे से कैंसिल आउट हो जाएगा उस लाइन पे से, ठीक है। अब यहाँ पे नीड बचा है अकेला, तो आपके पास सेकंड स्टेट में एक ही अकेला कोड बचा है जो नीड के लिए चला जाएगा इजीली, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 अकेला बचा है, तो 8 के लिए भी यहाँ पे एन आई चला जाएगा। यहाँ पे अ आपका रिपीट हो रहा है फोर्थ एंड फिफ्थ में, तो ए एंड ए डबल ए आपका किसका कोड हो गया, इसका कोड हो गया। ओके, बुक आपका अकेला बचा है, तो बुक आपका यहाँ पे जे ओ बुक का कोड हो गया, जो अकेला बचा है तो वो उसको मिल जाएगा अकेले वर्ड को। अब यहाँ पे दोनों वर्ड जो है रिपीट नहीं हुए हैं और एक ही स्टेटमेंट में बच गए हैं, तो हमारे पास टी यू और वी आई जो दो हमारे पास कोड बच गए हैं उनके बीच में स्लैश आ जाएगा कि हैव और डे का इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ईदर और, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, यहाँ पे क्वेश्चंस पे चलते हैं। Which of the following is false? False कौन सा है, तो क्या बिजनेस पीए से कोड हुआ है, देख लो, नहीं, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। जीए नीड के लिए है, जीए नीड के लिए ये ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या बिजनेस का आपका, सॉरी बैंकिंग का पीए था ना, ये बैंकिंग का पीए भी नहीं है, बिजनेस का आपके पास क्या जेओ है, नहीं, अभी देखा हमने पीए है, तो यहाँ पे आपके पास ये भी गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉल्स हो गए, आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन सा इसमें से इन कोड का वर्ड है, कौन सा है, एम ए एन आई ए, तो ए का तो आई थिंक ए ही था, एन आई का क्या था, यहाँ पे देख लो, एन आई का आर्ट था, ठीक है, एन आई का क्या था, आर्ट था, राइट, तो हमारे पास आर्ट हो गया, और यहाँ पे एम ए का क्या था, एम ए का वर्ल्ड था, राइट, एम ए का वर्ल्ड था, तो हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड आर्ट ए होना चाहिए, तो वर्ल्ड आर्ट ए कहाँ आ रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम स्टेटमेंट्स, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बुक को फाइंड करने के लिए कितनी मिनिमम स्टेटमेंट हमें लगी थी। देखो बुक आपका पहली बात तो कहीं पे रिपीट नहीं हुआ, वो बाकी वर्ड की हेल्प से आपका यहाँ पे आंसर आ पाया, तो इसका मतलब देखो बुक वाले स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 4 वर्ड्स थे, हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स थे, 4 वर्ड्स थे, राइट, बुक वाली स्टेटमेंट के अंदर। अब 4 वर्ड में इसका मतलब पहले अगर मैं वर्ल्ड का फाइंड आउट कर पाती, फिर इज का फाइंड आउट कर पाती, फिर ए का फाइंड आउट कर पाती, तभी जाके मुझे बुक का मिला था, क्योंकि बुक आपस अपने आप में कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब बुक मुझे वर्ल्ड की हेल्प से मिला, इज की हेल्प से मिला, ए की हेल्प से मिला, और बुक खुद जहां पे जिस स्टेटमेंट में है उसकी हेल्प से। तो मुझे कितने स्टेटमेंट लग गए इसकी हेल्प करने के लिए, देखो वर्ल्ड 1 2, ठीक है, 3 इज, और फोर्थ जहां पे वो खुद है, तो 4 स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे लगी हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। डे का क्या कोड है, यहाँ पे देख लो, डे का इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है जो कि हमें नहीं पता, तो टी यू और वीई, तो ईदर बी और सी विल बी माय आंसर। ओके, चलो ऐसे ही इनको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान, बहुत जल्दी आपका ये सॉल्व होता है, जितनी आप स्पीड इसमें बना सकते हो उतनी आपको यहाँ पे उसमें स्पीड बनानी पड़ती है। ओके, चलिए इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, अगेन हमारे पास एक सीटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर बेस्ड, तो हमारे पास सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट में 8 पर्सन्स बैठे हुए हैं, कहा गया है we have 8 person around a circle in which some of them were facing inward and rest were facing outward। कह रहे हैं कि not more than 3 person were facing inwards। not more than 3 person का मतलब है जो inward facing person होंगे, जो inward facing person होंगे वो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, that is यहाँ पे 3 से नीचे होने चाहिए वो पर्सन, राइट। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, 3 से इट शुड बी लेस देन 3, सॉरी, नॉट मोर देन 3 का मतलब क्या हो गया, नॉट मोर देन 3 का मतलब हो गया 3 से कम या 3 के बराबर, राइट। तो इनवर्ड वाले पर्सन या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या सिर्फ 3 हो सकता है, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम यहां पे चलते हैं आगे, हमारे पास टोटल 8 पर्सन है,
Y was seated second to right of T and were facing opposite direction. आगे पढ़ते रहो. U was seated to the immediate left of T and 2 person between U and W. इसका मतलब जब मैं T को रखूंगी तो मैं तब मैं U को रख सकती हूँ, फिर मैं W को भी रख सकती हूँ, तो मुझे T को रखना पड़ेगा क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अब आगे चलता जा रहा है. जब ऐसे आपको समझ आए तो ही वहां से स्टार्ट करोगे, वरना आप हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली कंडीशन से ही शुरू होता है, ये ध्यान रखना. ठीक है, जब तक कनेक्शन ना मिले 2-3 तब तक आप शुरू नहीं करोगे उस पॉइंट से. अब यहाँ पे कोई इनवर्ड है कोई आउटवर्ड है, तो ध्यान रखना हमें कैसे बनाना है. अब टी मुझे सबसे पहले रखना है, टी की डायरेक्शन भी मुझे नहीं पता, तो एक बार टी क्या हो जाएगा, आउटसाइड आप रख लो और एक बार टी को आप क्या कर लो, इनसाइड रख लो. ठीक है, टी को एक बार इनसाइड आप रख लो. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया कि टी के सेकंड टू राइट पे वाई बैठा है, टी के सेकंड टू राइट पे वाई बैठा है. नेक्स्ट देखो, यू वाज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट, तो यू यहाँ पे आ गया और यू आपका यहाँ पे आ गया. उसने कहा वाई और जो टी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो वाई टी अगर बाहर की साइड है तो वाई अंदर के साइड, टी अंदर के साइड तो वाई आपका बाहर की साइड है. नेक्स्ट इज U और X W के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं. कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन. तो U और W के बीच में 1 और 2, इधर की साइड तो नहीं आ सकता W, तो आपका इधर की साइड आएगा सिर्फ. अब नेक्स्ट देखो 1 और 2 यहां नहीं आ सकता, W सिर्फ यहीं आ सकता है. आगे देखते हैं, X was seated second to the left of W. X जो है वो सेकंड टू लेफ्ट है. सेकंड टू लेफ्ट का सिंपल मीनिंग क्या है कि X और W में एक पर्सन होगा. देखो सेकंड टू लेफ्ट मतलब सपोज W ऊपर की तरफ देख रहा है तो W के सेकंड टू लेफ्ट मतलब X यहां होगा. इसका मतलब X और W के बीच में एक पर्सन होना ही चाहिए. तो अब यहाँ पे आपको तो डायरेक्शन नहीं पता ना W की, तो आप एक पर्सन करके सोचो. तो एक पर्सन करके यहाँ तो X नहीं आ सकता, तो यहाँ तो X आ सकता है. अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पे लेफ्ट बनाना है ना, को सेकंड टू लेफ्ट ही बनाना है. तो वो कैसे बनेगा, जब यू आपका इनसाइड फेसिंग होगा. इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इधर की साइड डब्ल्यू के इधर की साइड तो एक्स नहीं आ सकता, एक छोड़कर इधर ही की साइड आएगा. तो लेफ्ट कब बनेगा, जब W आपका बाहर की साइड देखेगा, सेकंड टू लेफ्ट आपका आ गया. ठीक है, नेक्स्ट इसमें चलो, द इमीडिएट नेबर ऑफ S फेसेस सेम डायरेक्शन. देखो अब यहाँ पे S यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि फेस सेम डायरेक्शन बोला है ना उसने. चलो ठीक है, यहाँ पे तो आ सकता है. इमीडिएट नेबर ऑफ X फेसेस सेम डायरेक्शन, तो यहाँ नहीं आ सकता S क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है. S यहाँ आ सकता है और S आपका यहाँ आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस वाले केस में भी आपके पास S इन दोनों के बीच में तो नहीं आ सकता. S या तो यहाँ आएगा और या तो यहाँ आएगा. अभी आगे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें द Z फेसिंग इनवर्ड, Z कहाँ फेस करता है, इनवर्ड फेस करता है, इसको याद रखना. ठीक है, V एंड X फेस ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो Z यहाँ पे इनसाइड फेस है, V और X जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं. V सेकंड टू राइट ऑफ S है. ठीक है, and not more than one person between Z and V when counted from right of Z. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, Z सेकंड टू राइट है S के. अब अगर मैं इनमें से एक जगह को S रखूं तो यहाँ पे S रखूंगी तो इधर के साइड V आ सकता है, यहाँ पे रखूंगी तो इधर के साइड V आ सकता है. सेम इस केस में भी ऐसा ही होगा. अब आपको पता है 3 सीटें दोनों ही केस के अंदर बच गई है, 3 सीटें दोनों ही केस के अंदर बच चुकी हैं. अब अगर मैं यहाँ पे आपके पास देखो S, V और Z के लिए जगह बची. किसके लिए बची है, S, V और Z के लिए जगह बची है, तो मुझे यही रखने. अब आपको पता है S और V के बीच में एक पर्सन है ही है क्योंकि V सीटेड सेकंड टू राइट ऑफ S था. राइट, S की डायरेक्शन भी नहीं पता. अब हम क्या करेंगे, देखो नॉट मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन Z एंड V. अगर इस पूरे डायग्राम को दोनों को ही आप ध्यान से देखोगे, इमीडिएट नेबर तो कहीं पे भी Z और V बन नहीं सकते. कहा गया है कि Z और V के बीच में नॉट मोर देन वन होगा. तो Z और V के बीच में देखो या तो एक 0% हो सकते हैं या तो 1%. तो एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक से कम भी हो सकता है. तो या तो 0 मतलब एक भी पर्सन ना हो, दोनों इमीडिएट नेबर तो किसी जगह पे भी नहीं आएंगे. तो 0 वाला केस तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया. तो Z और V के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठ सकता है. ये चीज क्लियर है. अब ध्यान दो, Z और V के बीच में एक ही पर्सन अगर बैठेगा तो यहाँ पे
वो भी काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ जेड। काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ जेड सिंपल। अब यहां से ये भी आ गया कि भाई जेड के सेकंड टू राइट पे या जेड की राइट साइड से इन दोनों के बीच में एक पर्सन है। गॉट इट। अब ऐसा करने के लिए इसका मतलब वी के एक छोड़कर जेड आना चाहिए, वी के एक छोड़कर जेड एस भी आना चाहिए। दोनों साइड, एक साइड जेड एक साइड एस, तो वी ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए जहां पे से दोनों साइड उसको एक मिल जाए। देखो अगर वी यहां आएगा तो इधर जेड नहीं आ सकता, इधर तो आ जाएगा एक, पर एक के लिए जगह नहीं हो पाएगी, तो वी को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट आप देखो इसमें भी v को हमको बिल्कुल बीचों बीच में यहां पे रखना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड छोड़ के z आ सकता है, एक साइड छोड़ के s आ सकता है, कहीं पे भी आए हमें नहीं पता, राइट। अब हमने पहले ही डिसाइड किया था कि s की ये दो पोजीशन हो सकती है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। s के दोनों नेबर्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम होनी चाहिए, तो s यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगेन s को यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो चुका है, वहां पे v आ चुका है। अब z बची हुई डायरेक्शन में आ गया, पोजीशन में आ गया, इसमें भी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब हम इनकी डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे एस के जो नेबर्स थे उसकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, तो एक्स भी अंदर की साइड देखेगा। यहाँ पे एस के ये बाहर देख रहा है तो ये भी अंदर की साइड देखेगा। उसने कहा जेड की राइट डायरेक्शन, तो जेड को यहाँ पे राइट से बनाना पड़ेगा, तभी वी की राइट में आएगा, वो वी उसके राइट में आएगा, सेकंड टू राइट में। यहाँ पे जेड ऐसे करके सेकंड टू राइट में आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट और देखो आगे, यहाँ पे पर्सन तो सारे हो गए, v और x ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो v और x अंदर की साइड है तो v बाहर की साइड आ जाएगा, ठीक है। और s अंदर की v और x बाहर है तो v आपका इनसाइड आ जाएगा, क्लियर। चलो अब यहाँ पे बोला था कि z आपका इनवर्ड फेस कर रहा है, अब z यहाँ आउटवर्ड है, यहाँ इनवर्ड है, तो ये केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट रहेगा, राइट। पर अभी भी हमने यहाँ पे पूरी डायरेक्शंस नहीं डाली हुई है, तो डायरेक्शंस डाल देते हैं हम, ठीक है। ओके चलो, अब लिखा था कि आपके पास यहाँ पे इधर सबकी डायरेक्शन आ गई, u और s की बची है। अब उन्होंने कहा था कि 3 से ज्यादा लोग इनसाइड नहीं फेस करने चाहिए। देखो अब s के सेकंड टू राइट पे आपका v भी बैठा हुआ है, तो s के सेकंड टू राइट पे बिठाने के लिए s को आपको बाहर की साइड फेस करवाना ही पड़ेगा, और एक इनसाइड, दो इनसाइड, तीन इनसाइड ऑलरेडी हो चुका है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो u आपका इनवर्ड बैठ ही नहीं सकता, तो u को भी आउटवर्ड ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 3 हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो 3 पर्सन आपके इनसाइड देख रहे हैं, और 5 पर्सन आपके कहां देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, आउटवर्ड देख रहे हैं, ठीक है। चल क्वेश्चन पार्ट पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। 3 पर्सन बैठे हैं टी और डब्ल्यू के बीच में, काउंटेड फ्रॉम ईदर लेफ्ट और राइट, मतलब टी डब्ल्यू ऑपोजिट है। हम डायग्राम में अगर देखें टी और डब्ल्यू ऑपोजिट ही दिख रहे हैं, दोनों की साइड से वहां पे 3 पर्सन है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो डब्ल्यू सेकंड टू लेफ्ट है एक्स के, W आपका सेकेंड टू लेफ्ट है, नहीं राइट है, तो यही हमारा गलत आ चुका है, तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर सर्टेन ग्रुप, इन अ सर्टेन ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन का आंसर। W S X T एंड Y, अगर हम ध्यान से देखें W आउटसाइड है, S आउटसाइड है, X आउटसाइड है, और Y भी आउटसाइड, सिर्फ T इनसाइड है, तो T आपका इनसाइड फेसिंग है, इसीलिए ये इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन सीटेड बिटवीन x एंड z व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ x वाज द सेम एज बिटवीन, तो x और z के बीच में पहले काउंट करो, तो 1 और 2, लेफ्ट साइड से बोला ना, x की लेफ्ट से बोला, तो 1 और 2 पर्सन, ठीक है, तो 2 पर्सन बैठे हैं, तो किसके बीच में 2 है, देख लो, क्या u और y व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ u, देख लो y और u के बीच में तो बहुत सारे हैं, W Z but counted from left of W, नहीं इसमें भी बहुत सारे हैं। S और Y counted from left of Y, yes left of Y से काउंट करें, X तक जाना है आपको, तो 1 और 2 ही पर्सन है, तो आपके पास इसी के अंदर 2 पर्सन है, यही आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन वर सीटेड बिटवीन W and Z when counted from right of W, तो राइट ऑफ W 1 और 2 पर्सन है, कितने पर्सन है, 2 पर्सन। कौन बैठा है सेकेंड टू राइट ऑफ यू के, 1 और 2, S बैठा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, S।
क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। तो इसी तरीके से आप सारा जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो इसी डायग्राम पे बेस्ड आते हैं और इजीली यू कैन सॉल्व देम। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आप उसको एक बार रीड जरूर करिए। सो आई होप आपने इसको रीड किया होगा। ठीक है, यहां पे देखो हमारे पास 8 बॉक्स हैं, MNO, PQR एंड S एंड T आर केप्ट इन अ स्टेक वन एवर अदर। बॉक्सेस रखे हैं एक स्टेक के ऊपर। ठीक है, कहा गया है द बॉटम मोस्ट पोजिशन एज वन दैट, अच्छा अबव दैट टू एंड सो ऑन, मतलब एक है फिर उसके बाद दो है, ऐसे करके रखा है। तो नंबरिंग हमारी कैसी रहेगी? देखो नंबरिंग बॉटम मोस्ट को 1 कहा गया है। ठीक है, तो बॉटम मोस्ट को जब अगर 1 कहा गया है तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 1 यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 3, कितने बॉक्स है? 8, 4 5 6 7 एंड 8th बॉक्स आपका यहाँ पे हो गया। क्लियर? चलो अब यहाँ पे हमारे पास उसने कहा, ये हो गई नंबरिंग। 4 boxes are kept between the box N and S। कैसे है? 4 boxes, अब आपको पता है N डॉट डॉट डॉट, 4 डॉट और फिर S ऐसे भी आ सकता है, ऊपर भी तो आ सकता है N 1 2 3 4 और S आपका ऐसे भी तो आ सकता है, 4 उनके बीच में बॉक्स है। P is kept immediate above T, P जो है वो immediate above T है। 2 boxes kept between box S and O, S और O के बीच में 2 बॉक्स हैं और O which is kept below N। अब ध्यान से सुनो, अगर S और O के बीच में 2 बॉक्सेस हैं तो यहां नीचे को O रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। अगर मैं O को ऊपर रख दूं तो वो N के ऊपर ही आ जाएगा, अगर यहां पे भी मैं O को रखूं तो भी वो N के ऊपर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये वाला तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि N के नीचे O को रखना है विच इज kept below N। तो हमेशा इसका मतलब यहां पे O आएगा तो ये वाला केस तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, राइट? चलो ये वाला तो हमारा बन ही नहीं सकता। अब इसमें भी देखो ऑलरेडी कितने बॉक्स की हमारी अरेंजमेंट दिख रही है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स की, 6 बॉक्स की दिख रही है ना, कि मतलब N और S जहां पे भी आएगा बीच में कहीं ना कहीं बॉक्सेस रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे नीचे 1 और 2 छोड़कर O यहाँ पे रख दूं, 1 और 2 छोड़कर मैं O यहाँ पे रख दूं, ठीक है, तो आपके पास कितने बॉक्सेस टोटल हो गए? 9 बॉक्सेस हो गए, पूरे काउंट करो तो इनको 9 हो गए। तो क्या ये अरेंजमेंट बन सकती है? नहीं। तो इसका मतलब O ऐसे नहीं हो सकता, 1 और 2 आपके पास O ऐसे ही आएगा। क्लियर? अब अगर मैं इसको इस अरेंजमेंट में रखना चाहूं तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमें किसी की पोजीशन नहीं पता, तो यहां नीचे से स्टार्ट करो, सबसे नीचे से। ठीक है, तो S 2 छोड़कर O, फिर 1 छोड़कर N यहां पे आ जाएगा। उसी तरीके से ऊपर बढ़ते रहो, S यहां भी आ सकता है, O यहां आ सकता है, N आपका यहां आ सकता है। S आपका यहां आ जाएगा, O यहां आ जाएगा और N आपका खत्म। अब 8th पोजीशन तक खत्म हो गया। इतने ही केस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि जब भी आपका बॉक्स का डायग्राम हो, बॉक्स का क्वेश्चन हो, तो हमेशा आपको पहले ही टेबल में ही फिक्स करने, नहीं, आप एक रफ डायग्राम बना के देखो और उस हिसाब से आप थोड़ा सा वहां पे सिंप्लीफाई करो चीजों को। ओके, चलिए यहाँ पे P था T के ऊपर। ठीक है, T इज नॉट कैप्ट एट इवन इन पोजिशन, इवन पोजीशन पे नहीं है तो ऑड पे है ऑब्वियसली, और उसके इमीडिएट ऊपर P है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे T नहीं आएगा, यहाँ पे T नहीं आ सकता, P के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे T आ सकता है, P के लिए जगह है। ठीक है, यहाँ पे T नहीं आ सकता, यहाँ पे T आ सकता है सिर्फ, और P के लिए यहीं पे जगह है, बाकी जगह एक साथ जगह खाली नहीं है। अब यहाँ पे ये दो नेबर्स वाली जगह खाली है, तो देखो T और P आ सकता है, T और P नहीं आ सकता, क्योंकि T आपका इवन पे है ही नहीं। तो T आपका यहाँ आ गया, P आपका यहां पर आ गया। इतना क्लियर हो गया, तीनों ही केस में आ गया। ठीक है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। आगे चलो, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स T एंड M। 2 बॉक्सेस हैं T और M के बीच में, तो यहां तो M के लिए जगह नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1 और 2 M के लिए यहां जगह है, ठीक है, और T और यहां पे M के लिए जगह है। आगे अगर हम चलें तो बॉक्स Q जो है वो बिलो R है बट एबव M है। इसका मतलब जो Q है वो बिलो R तो है बट M के ऊपर की साइड है। अब इस सीक्वेंस को अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं तो M जो है, M के ऊपर एक ही जगह खाली है, जबकि इसमें मेरे पास 2 जगह खाली होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे M के लिए एक ही जगह खाली है, देखो 8th वाली खाली है, इसका मतलब यहाँ पे R और Q के लिए जगह ही नहीं खाली हो रही। अब M के ऊपर 2 जगह खाली है, तो R और Q का तो सीक्वेंस भी पता है हमें, तो R यहाँ आ जाएगा ऊपर और Q आपका इजिली यहाँ पे आ जाएगा।
गॉट इट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ गया होगा। देखो जब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपको ये भी आइडिया लग रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड आपका हो रहा होगा कि हाँ भाई चलो ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो रहे हैं तो शायद मैं तैयार हूं आगे प्री एग्जाम्स के लिए। ठीक है चलो, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस पार्ट पे चल लेते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन आर और एस? आर और एस के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस हैं, देख लो तो 3 काउंट कर लो। आंसर ये वाला। इनमें से अलग कौन है? देखो इनमें से हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा पेयर का हिस्सा नहीं है। तो आर एन ओ आर क्यू, ठीक है, एन ओ आर क्यू एम पी। देखो एन ओ तो एन के एक नीचे छोड़कर, आर और क्यू ऐसे, फिर एम और किसका बताया हुआ है, एन और ओ हो गया, एम ओ नहीं क्या है इसका, एम पी और एस और टी, एम और पी एक छोड़कर नीचे की साइड और एस और टी भी एक छोड़कर नीचे की साइड दिख रहा है। तो ये सबका रिलेशन सेम दिख रहा है, मतलब एक छोड़कर यहां फिर एक छोड़कर यहां, है ना, एक बॉक्स के गैप में। फिर ओ और पी का देखो, ओ और पी का ऐसा नहीं है, ओ और पी का यहां पर अलग है, ओ और पी का यहां पर एक बॉक्स छोड़कर नहीं है, कुछ यहां पे डिफरेंट है, राइट। तो हमारे पास ओ और पी इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, if all the boxes are kept in alphabetical from top to bottom, how many boxes will remain in the same position after the rearrangement? alphabetically अगर हम top to bottom रखें, ध्यान रखना, तो अगर हम top to bottom, अब M से स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो देखो M, ठीक है, M N O P Q R S एंड टी, कौन कौन आ रहा है? एक ये आ रहा है अपनी पोजीशन पे, एक ये आ रहा है अपनी पोजीशन पे, और कोई नहीं आ रहा ना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 आंसर यहां पर आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉक्स क्यू इज केप्ट इमीडिएट अबव एंड इमीडिएट बिलो। तो इमीडिएट अबव मतलब पहले ये वाला पर्सन बताओ, ठीक है, तो इमीडिएट अबव किसके है? वो एम के इमीडिएट अबव है और इमीडिएट बिलो ओ के है, तो एम पहले आएगा फिर ओ आएगा, एम और ओ। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो रिस्पेक्टिवली का साइन है या जो ये ब्लैंक आपको दिया है, तो इसका ऑर्डर सही होना चाहिए। तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे ओ है, तो पहले एम आएगा और फिर आपका ओ आएगा ब्लैंक के हिसाब से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आर इज केप्ट एट टॉप मोस्ट, नहीं, टॉप मोस्ट पे तो कोई और है शायद से, एन है ना। 3 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 बॉक्सेस है ओनली, तो ये दोनों गलत हो गए, ट्रू फाइंड आउट करना है। एन इज केप्ट इमीडिएट अबव एम, ये भी गलत है, इमीडिएट अबव एम तो क्यू है। 2 बॉक्सेस केप्ट बिलो एस, देख लो एस के नीचे सिर्फ 2 ही बॉक्स हैं, ये आपका करेक्ट है, तो हमारे पास दिस विल बी आवर आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो, इनइक्वालिटी का वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो टी से यू तक जाना है, तो टी से यू देखो, टी से एस चले गए, नहीं टी से हम, हाँ टी से एस चले गए, एस से आर एंड आर से यू, तो आपका ग्रेटर का सिंबल आ रहा है, ये आपका करेक्ट होगा, है ना। टी से एस, एस से आर और फिर यू। नेक्स्ट देखो क्यू से यू जाना है, अब क्यू से यू की तरफ जाना है, तो क्यू से पहले आप आर जाओगे एंड आर से यू, तो क्यू ग्रेटर आर है तो क्यू ग्रेटर यू भी होगा, तो ये दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं, तो आपके पास ये वाला आंसर। नेक्स्ट देखो S ग्रेटर R, S ग्रेटर R का मतलब है S से लेकर आप पहले Q जाओ, फिर Q से लेकर P जाओ और P से लेकर R जाओ, तो जा सकते हो आप, कहीं पे भी रास्ता नहीं क्लियर रुक रहा है आपका। देखो S ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल टू P ग्रेटर R, तो यहाँ पे S से लेकर R तक ग्रेटर का सिंबल आ रहा है। S ग्रेटर T, तो यहाँ पे S और T के बीच में आपका ऑपोजिट सिंबल साथ में आ रहे हैं, तो जब भी ऑपोजिट सिंबल आ रहा है तो नो रिलेशन हो जाएगा, ओनली 1 फॉलोज। नेक्स्ट देखो V ग्रेटर Y, V ग्रेटर Y, तो V से U की तरफ, तो V से U की तरफ जाओ और U से Y तक जाओगे तो आपका काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये क्या हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। W ग्रेटर X, देखो W से आप U की तरफ गए और ठीक है, W से U की तरफ गए, U से X की तरफ गए, तो आपको ग्रेटर ही आ रहा है, दोनों साइड से ग्रेटर ही आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट होगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है, 1 सेकेंड,
V से लेकर Y का, यहाँ पे आपका V से लेकर Y अगर हम देखें तो W से अगर हम Y देखें और V ग्रेटर Y नहीं आ रहा है, तो सॉरी V और W आपका इक्वल ही है, राइट। तो V ग्रेटर Y भी आपका करेक्ट है, V ग्रेटर Y भी आपका करेक्ट है, बोथ यहाँ पे आंसर करेक्ट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे से, इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। सो आई होप आपने इसको रीड किया होगा वीडियो को पॉज करके। 7 पर्सन्स हैं, लिव इन 7 स्टोरी बिल्डिंग एंड लाइक्स डिफरेंट मूवीज, ठीक है। इंसेप्शन, टाइटैनिक एंड नेक्स्ट क्या है, जॉस एंड मोमेंटो एंड अलग अलग डिफरेंट मूवीज है 7 लोगों की, ठीक है। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड सो ऑन एंड टिल द टॉप मोस्ट, मतलब सबसे नीचे वाले फ्लोर को आप नंबर 1 दो, फिर 2 दो, फिर 3 दो, क्योंकि जैसे आपके बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर ऐसे होता है ना, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो अगर हम देखें, मान लो मैं यहाँ पे फ्लोर्स बना लेती हूँ, ठीक है। 1 7 ही लोग हैं, चलो। G lives 2 floors above the one who likes Deadpool and live on the prime numbered floor। तो G यहाँ पे कहाँ रहता है, प्राइम पे। तो एक G यहाँ पे आ सकता है, G यहाँ पे आ सकता है, G यहाँ और G यहाँ। बट उसने कहा G जो है वो 2 फ्लोर्स अबव है, तो G अगर यहाँ पे होगा तो डेडपूल वाला पर्सन जो है वो, जो ये वाली मूवी लाइक करता है, वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे तो G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पे क्योंकि नहीं हो सकता, डेडपूल के लिए जगह ही नहीं होगी, राइट। तो आपका ये हो गया गलत, ओके। अब यहां पे 3 जगह पे जी आ सकता है, तो क्या हम तीनों केस से शुरू कर दें? नहीं, थोड़ा सा वेट करो, लेट्स सी कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोर देन 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक्स टाइटैनिक और बी लाइक जोडियक लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो द वन हु लाइक टाइटैनिक। अब इसको पूरे को बनाओ ध्यान से, ठीक है। तो जो बी है टाइटैनिक के 1 2 3 फ्लोर नीचे रहता है, ऐसा ही कुछ है, राइट। तो हमारे पास ऐसा बन गया। और जबकि जी और टाइटैनिक के बीच में मोर देन 2 फ्लोर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा, ठीक है। तो 2 से ज्यादा फ्लोर्स मतलब 2 नहीं, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 ऐसे। अब अगर मैंने जी को यहां पे रखा, सपोज देखो जी को अगर यहां रखा तो टाइटैनिक 3 छोड़कर आएगा, क्योंकि 2 तो हो ही नहीं सकते ना। तो टाइटैनिक यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे जी अभी के लिए करेक्ट जा रहा है, ये जी की पोजीशन सही जा रही है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मैंने जी यहां रखा, सपोज जी मैंने नेक्स्ट पोजीशन यहां पे रख दिया, तो 1 2 3 छोड़कर टाइटैनिक तो यहां आ जाएगा। तो हम बी को कहां रखेंगे फिर? आप देखो बी के लिए तो जगह ही नहीं हो पाई, क्योंकि टाइटैनिक तो बॉटम पे ही आ गया। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। अब जी को नेक्स्ट यहां पे रख के देखो, ठीक है। तो 1 2 3 आपका टाइटैनिक कहीं पे भी आ सकता है। यहां पे मान लो टाइटैनिक आ गया, सबसे कम से कम, क्योंकि 2 से ज्यादा मतलब 3 से ही शुरू करें, 4 भी हो सकते हैं, बट हम एटलीस्ट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अगर मैंने कम से कम 3 भी रखे तो टाइटैनिक विल बी एट दिस पोजिशन, टाइटैनिक आपका यहां पे आ जाएगा। तो 1 और 2 बी के लिए जगह तो है ही नहीं, बी के लिए जगह है ही नहीं। अब जी की 3 पोजीशंस में से 2 पोजीशन कैंसिल आउट हो गई और जी सिर्फ यहीं पे करेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब हम सिर्फ इसी में आराम से कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। चलो, तो इसीलिए एकदम से केसेस मत बनाया करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना सीखा करो, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जी की सिर्फ एक पोजीशन है। अब जी यहां है तो कम से कम टाइटैनिक में और जी में अगर 3 ही मूवीज हैं, सॉरी 3 ही पर्सन हैं, तो टाइटैनिक यहां आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइटैनिक के 2 छोड़कर बी दिख रहा है, तो बी यहां आ जाएगा, जोडियक वाली यहां पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट टाइटन जी के 2 छोड़कर नीचे इधर डेडपूल भी था, तो यहां पे डेडपूल आ गया। अब आगे देखोगे, सी लिव्स जस्ट अबव द वन हु लाइक्स इंसेप्शन। सी जो है वो तुरंत इंसेप्शन वाले पर्सन के ऊपर है आगे, क्योंकि अभी हम कहीं पे भी रख सकते हैं वैसे तो। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो ए इज सेम एज द पर्सन लिविंग अबव एफ हु लिव्स जस्ट बिलो डी।
तो पहली बात तो ए और एफ का देखो, कह रहा है ए के जितने भी पर्सन नीचे रहते हैं सेम एज एफ के ऊपर रहते हैं, साथ ही जो एफ है वो जस्ट बिलो डी है, तो यहाँ पे एफ जो है वो डी के तुरंत नीचे रहता है, करेक्ट। अब आगे देखो, ये हमने तो बना लिए, इनको मैं हटा देती हूं यहाँ पे से, ठीक है, इसलिए हटा दिया है, जगह कम पड़ रही है। द वन हु लाइक्स मोमेंटो लिव्स जस्ट अबव स्काईफॉल, तो जो मोमेंटो लाइक करता है वो जस्ट अबव है स्काईफॉल के, तो ये भी हमें साथ में रखना है इसी सीक्वेंस में। अब आपके पास यहां पे से इन सारी चीजों को हमने रखना है, ए नहीं है, एफ नहीं है, सी और इंसेप्शन और डी और एफ का देखो, तो यहाँ पे डी और एफ के लिए भी काफी जगह है। अब सी और एफ, सॉरी सी और इंसेप्शन, सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इंसेप्शन नहीं आ पाएगा, इंसेप्शन यहाँ आ जाएगा तो सी नहीं आ पाएगा, तो दो जगह हम इंसेप्शन को रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, चलो दो केस बना लेते हैं, एक बार इंसेप्शन यहाँ आ जाएगा और एक बार इंसेप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहीं पे फंस गए हैं, यहाँ से आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम सी या किसी को भी रखें आप, ठीक है। तो उसको रखने के लिए मुझे दो केस की जरूरत पड़ेगी ताकि मुझे क्लैरिटी से मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। तो एग्जाम में जब आपको लगे ज्यादा दिमाग चलाकर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो एक आराम से केस बना लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया इसको, तो सी और इंसेप्शन आ गया हमारा। अब आप देखो मोमेंटो और स्काईफॉल के लिए यहाँ पे एक ही जगह रह गई, तो आप एक ही जगह पे जहां पे साथ में जगह खाली है ये आ गया मोमेंटो, और यहाँ पे स्काईफॉल आ गया अगेन, और आपका बचा हुआ है एफ और डी का। देखो साथ में एक ही जगह यहाँ पे खाली है, तो एफ यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ऐसे कुछ है, सॉरी उल्टा हो गया, डी इसके ऊपर है तो डी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ऐसे कुछ। अगर यहाँ पे भी साथ में दो जगह खाली है, राइट, पर ए और एफ का भी कुछ कहा है और साथ में एक और पर्सन था क्या, कुछ एफ और डी हो गया, हाँ ए का भी देख लेते हैं। उसने कहा ए के जितने नीचे उतने एफ के ऊपर, या एफ के जितने नीचे ए के ऊपर, तो यहाँ पे ए जगह खाली हो गई। अगर सपोज अब देखो मेरे पास दो जगह खाली है, डी और एफ ऐसे आ सकता है, डी और एफ यहाँ भी आ सकता है। अगर मैंने डी और एफ ऐसे रखा तो एफ के ऊपर कितने दो दिख रहे हैं, तो क्या ए के नीचे दो आ सकते हैं, नहीं, तो एफ और डी की ये जगह खराब हो गई। अब एफ और डी को मैंने सपोज यहाँ रख दिया कि एफ के नीचे एक भी नहीं है, तो क्या ए के ऊपर एक भी नहीं हो रहा है, नहीं, तो ये वाली जगह भी गलत हो गई। तो एफ और डी के लिए मेरी दोनों ही जगह वेस्ट हो गई है, गलत हो गई है, तो ये केस ही गलत हो गया है। इसका मतलब यही केस अभी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे एक पर्सन बचा है, एक मूवी बची जो आप रख लो, तो यहाँ पे एक पर्सन या मूवी में से मूवी जॉज बची है, यहाँ पे जॉज को रख लो, और यहाँ पे एक पर्सन बचा दैट इज ई, आप यहाँ पे रख लो, करेक्ट। चलो क्वेश्चंस पे चले। हु लिव्स ऑन फिफ्थ, फिफ्थ पे ई रहता है और जो इंसेप्शन लाइक करता है, तो ए और सी दोनों ही हमारे आंसर में आएगा, तो इसलिए बोथ ए एंड सी। विच मूवी सी लाइक्स जॉज, अभी अभी हमने फिल किया था। कितने फ्लोर डी और टाइटेनिक के बीच में है, देखो डी और टाइटेनिक के बीच में 1 2 3 4 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच मूवी डज द पर्सन ऑन थर्ड फ्लोर लाइक, थर्ड में मोमेंटो वाला है, तो मोमेंटो कर दो यहां पे। अब कह रहे हैं इफ ऑल द पर्सन लिव इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाउ मेनी रिमेन एट द सेम, एक्सक्लूडिंग ए, मतलब ए को मत काउंट करो। अब जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पे से टॉप टू बॉटम का है, तो ए तो रखोगे ही, तो ए को काउंट भी नहीं करना, पर ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसका मतलब ए के अलावा कोई भी यहाँ पे अपनी पोजीशन रिपीट नहीं कर रहा है आफ्टर अरेंजिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारा क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा नन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक सिंपल मिसलेनियस का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। अगर 1 ऐड कर दो इवन में और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो ऑड से इस नंबर के, तो ये नंबर है पहले तो, ठीक है, 57425, तो कितने नंबर्स जो हैं आपके रिपीट हो रहेंगे, जो नया फॉर्म होगा उसमें कितने नंबर आपके रिपीट होंगे। तो पहले चेंजेस ला दो, इवन से एक ऐड है तो इवन से एक ऐड 9, इवन से एक ऐड 5 और 3, ऑड से सब्ट्रैक्ट 1 तो 4 6 4 एंड यहाँ पे 8। अब 9 माइनस 1, अब देखो कि यहाँ पे आपका इवन और दोनों में फंक्शन हो रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस प्लस दोनों में करना पड़ता, राइट। अब यहाँ पे 4 और 4 आपका सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ एक ही नंबर है जो आपका रिपीट हो रहा है। हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटेड, ठीक है, एक नंबर है 4, तो 4
1 आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, 1 नंबर दैट इज 4। ओके, चलो और कोई तो नहीं है। नेक्स्ट देखो आगे, डायरेक्शन का है, वेरी वेरी इजी। ए इज 3 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच इज 5 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ सी। नेक्स्ट, H is 3 kilometer to north of F and 2 kilometer यहाँ पे 1 किलोमीटर ही है, ठीक है। क्या लिखा है, H जो है वो 3 किलोमीटर, F है, F अभी हमारे पास है नहीं, एंड 2 किलोमीटर ईस्ट है, E भी नहीं है, E विच इज 3 किलोमीटर साउथ ऑफ D भी नहीं है हमारे पास, B इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ C, तो C के 2 किलोमीटर नीचे आपके पास यहाँ पे B है, एंड 7 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ D। B जो है 7 किलोमीटर ईस्ट है D के, ऐसे यहां पे D आएगा कहीं ना कहीं, राइट। नेक्स्ट इज H जो है वो, एंड लिखा है तो ये भी H के लिए ही है, तो H जो है 2 किलोमीटर ईस्ट है E के, E विच इज 3 किलोमीटर साउथ है D के। अब देखो E आपके पास यहां पे D के कितने किलोमीटर साउथ है, 3, 3 यहां पे आ जाएगा, E आपके पास यहां आ जाएगा, ठीक है। H जो है 2 किलोमीटर ईस्ट है E के, 2 किलोमीटर ईस्ट, देखो अब ये पूरा 7 है और ये आधा 5 है, तो यहां तक ये 5 ही रहेगा, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला 2 हो जाएगा, राइट। ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला 2 हो गया, राइट। तो आपके पास जो H है वो यहां पे बनेगा, बिल्कुल नीचे की साइड को, ओके। तो हमारे पास ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 7 था। अब आगे देख लेते हैं, H 3 किलोमीटर नॉर्थ है F के, तो यहां पे H आ गया, F मैंने यहां पे बना दिया, क्या ये दिख रहा है यहां पे, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू F। F के रिस्पेक्ट में G की क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ है, करेक्ट, नॉर्थ है, ये आंसर विल बी नॉर्थ। फाइंड ऑड वन, इनमें से ऑड क्या है, देखो DHGFA, DHGFA, तो DHG देखो AGH और F, AGH और F, AGH और F एक स्ट्रेट लाइन में है, एक लाइन के अंदर है, बट यहाँ पे जो आपका D है वो सबसे अलग जा रहा है, D उनसे उसी लाइन में नहीं है, तो आपके पास D ऑड वन निकलेगा, ठीक है। देखो किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है, अगर बाकी के कोई भी टाइप का रिलेशन बट एक ही रिलेशन दिखा रहे हैं, तो जो अलग होगा उनमें से कुछ भी अलग शो कर रहा होगा, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलो अब एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, ठीक है। PQRS आर 8 मेंबर, T इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ P, Q इज द फादर ऑफ P, ठीक है। T is the sister in law of P and Q is the father of P। अब आपको सिस्टर इन लॉ पता होना चाहिए कैसे लगता है, देखो 2 तरीके से लगता है। T सिस्टर इन लॉ एक बार ऐसे लग सकता है कि T जो है वो P के सिबलिंग से मैरिड हो जाएगी, और एक बार T का ही कोई सिबलिंग P से मैरिड हो जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ को बनाने के, राइट। चलो अब आगे देखें हम यहाँ पे, Q हैज 2 ग्रैंडसन, और Q जो है वो फादर है, Q जो है वो P का फादर दिख रहा है, क्योंकि 2 ग्रैंडसन चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। S इज पेरेंट ऑफ U, R इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ S, R जो है वो ब्रदर इन लॉ है। अब अगेन R जो है ब्रदर इन लॉ कैसे लगेगा, S के सिबलिंग से मैरिड होके हो सकता है, या फिर R का ही सिबलिंग S से मैरिड होगा। S हु इज अ फीमेल, S क्या है, एक फीमेल है, क्लियर। तो ये 2 केस बन सकते हैं, दोनों में ही हमारे पास ये 2 केस अलग अलग बनेंगे। हमें कौन सा चूज करना है अभी देखेंगे हम, ठीक है। R इज द ब्रदर इन लॉ हो गया। नेक्स्ट देखो, W इज द डॉटर ऑफ S, S की डॉटर है। अभी यहाँ पे W इज द डॉटर, अभी कहा था कि S जो है वो पेरेंट है U का, या मदर बोल लो, और W वहां पे उसकी डॉटर आ चुकी है, तो ऐसे ही होगा, दोनों सिबलिंग होने चाहिए। V जो है वो ओनली चाइल्ड है T का, हु डज नॉट हैव सिबलिंग। अब देखो T के अगर सिबलिंग ही नहीं हुए तो ये वाला केस तो हमारा यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा ना,
ठीक है, सिबलिंग ही नहीं है तो ये वाला केस जाएगा। इसका मतलब इस रिलेशन को अगर मैं इसमें कंबाइन करूं तो बिल्कुल मैच कर दो, P का सिबलिंग T से मैरिड है, ये हमारा यहाँ पे बन गया। कह रहा है कि V इज द ओनली चाइल्ड, V एक अकेला चाइल्ड है, इसके अलावा कोई और बच्चा T का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बन चुका है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पता है आपको कि यहाँ पे दो पर्सन तो आने ही चाहिए। ठीक है, मतलब दो यहाँ पे ग्रैंडसन होने ही चाहिए है। उसमें एक और चीज थी कि Q इज द फादर ऑफ P एंड Q हैज ग्रैंडसन, और ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, मुझे S को भी रखना है और R को भी रखना है। अब R, S, U और W 4 लोग बन गए मेरे पास, और 4 लोग यहाँ पे हैं। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कंबाइन होगा। देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 पर्सन यहाँ पे है, 1 2 3 4 पर्सन यहाँ पे है। इसका मतलब S को यहाँ कहीं आना पड़ेगा इस वाली लाइन पे, क्योंकि हम नया पर्सन यहाँ पे नहीं रखेंगे, इनमें से कोई ना कोई इसको फिल करेगा। राइट, देखो R, S, U, W, S में से कोई भी यहाँ पे फिल होगा। अब प्लस है तो S तो नहीं आ सकता, W नहीं आ सकता, U का हमें पता नहीं है, R तो वहां पे आ सकता है। राइट, अब अगर मैंने R को यहाँ पे से देखो, दो चीजें हैं, इसमें से R को यहाँ पे रखकर कोई भी रिलेशन बना लो। राइट, अगर मैं यहाँ पे R को रखूं, देखो R को रखूं, क्योंकि देखो आपको सब चीजें यहाँ पे कंफर्म करनी है। 8 ही मेंबर हैं आपके पास, इससे ज्यादा भी नहीं है। R यहाँ हो जाएगा, R आपको ब्रदर इन लॉ बनाना है तो P आपका मैरिड हो जाएगा S से। ठीक है, P मैरिड होगा S से तो P का मेल हो जाएगा, क्योंकि S फीमेल है। आपके पास S के यहाँ पे दो बच्चे हो गए, U और W। अब इसको देखो, क्या ये पूरा हो रहा है? 8 मेंबर्स पूरे आ गए हैं, और U के मुझे 2 ग्रैंडसन चाहिए। अभी 2 ग्रैंडसन में इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इजिली वी कैन मेक देम मेल मेंबर। राइट, अब अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और यहाँ पे रख दूं तो आप किसी और तरीके से इसको कर सकते हो, बट आपका इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो, या तो एक एक्स्ट्रा मेंबर्स की जरूरत होगी वहां पे आपको फैमिली पूरी करने के लिए, जो कि हमारे पास नहीं है, या फिर आपका रिलेशन वहां पे कहीं ना कहीं गलत आएगा। तो हमारे पास यही एक एग्जैक्ट फैमिली ट्री बन रहा है। ओके, तो दिस इज द फाइनल फैमिली ट्री। अब यहां पे से देखते हैं, इफ M इज मैरिड टू Q देन हाउ इज S रिलेटेड टू M। अगर M जो है वो मैरिड टू Q है, if M is married to Q, अच्छा यहां है कहीं, ये रहा। इफ M मैरिड होगा यहाँ पे Q से तो S कैसे रिलेट करेगा? तो S उसकी डॉटर इन लॉ लग जाएगी। ऑड वन देखो, आपके पास ऑड वन कैसे होगा? T P S W, क्या ये जेंडर हिसाब से देख लो, T यहाँ पे फीमेल है, P यहाँ पे मेल है, फिर R भी मेल है और S फीमेल है, पर ये फिर 2 मेल और 2 फीमेल से रिलेशन कैसे बनेगा? तो कुछ और हो सकता है। लेट्स सी, T P R और S अगर हम देखें तो ये सारे सेकंड जनरेशन के हैं। T P R और S ये सारे क्या हैं? सेकंड जनरेशन के हैं। ओनली W है जो इनसे डिफरेंट जनरेशन का है। ये सारे क्या हैं? सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन है। ये क्या है? डिफरेंट जनरेशन में है। तो देखो अगेन कैसे भी टाइप का आपका रिलेशन बन सकता है, जो अलग चीज शो होगा वही हमारा यहाँ पे ऑड वन होगा। अगर N सिस्टर सन इन लॉ निकलेगा P का, अगर N देखो सन इन लॉ होगा तो ऑब्वियसली वो W से ही मैरिड करेगा। N अगर W से मैरिड करेगा तो U कैसे रिलेट करेगा उससे? तो U हमारा वहां पे उसका ब्रदर इन लॉ लग जाएगा। अगर N यहाँ मैरिड होगा तो U उसका ब्रदर इन लॉ लगेगा। तो आंसर विल बी ब्रदर इन लॉ। ठीक है, आंसर विल बी ब्रदर इन लॉ। चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपको सारी ही एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होंगी। एंड अब आप क्या करोगे? अच्छे से अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दोगे एंड आई होप आपको यहाँ से आइडिया लगा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन सभी को सॉल्व करते हो। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा इफ़ यू आर फाइंडिंग दीज वीडियोज़ हेल्पफुल फॉर यू। और यहाँ से अगर आप कुछ सीख के जा रहे हो तो हमारे लिए यही अच्छा है, बट लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में आपके पास डिफरेंट सेशंस आने वाले हैं RRB PO एंड क्लर्क के लिए। सो थैंक यू सो मच।